गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे हैं आप सब। और जैसे कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी यूनिट है उसका हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ठीक वैसे ही आज जो सेकंड हमारा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी यूनिट्स का, वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बच्चों इस चैप्टर में हमें क्या क्या स्टडी करनी है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, तो ये जो हमारा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, हमें क्या क्या स्टडी करनी है इसको हम लोग समझ लेते हैं। बच्चों सबसे पहले इस चैप्टर में जो हमें मुख्यतः स्टडी करनी है वो चार चीजों की स्टडी करनी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि जो हमने बायोटेक्नोलॉजी जो मैकेनिज्म जो प्रोसेस हम लोग ने सीखा था फर्स्ट यूनिट में, उसका उपयोग कैसे हम एग्रीकल्चर में करेंगे, कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड हम प्लांट्स बनाएंगे, कैसे उसका उपयोग करेंगे। सेकंड, हम यहां पर बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस कैसे यूजेस होंगे बच्चों, कहां पर, मेडिसिन के केस में। और तीसरा हम बात करेंगे कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, जीएमओ क्या होते हैं, जीएमओ के बारे में हम लोग बात करेंगे। और चौथा हम बात करेंगे कि क्या बायोटेक्नोलॉजिकल जो हम लोग प्रोसेस यूज करते हैं जिससे जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, क्या उसको लेके कुछ एथिकल इश्यूज भी हैं। इन सभी की बात इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं, चार चीजें इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। पहला कि बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस का एग्रीकल्चर के रेफरेंस में क्या यूज है। सेकंड, मेडिसिन के रेफरेंस में क्या यूज है। और थर्ड, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं और एथिकल इशू क्या है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रोसेस को, अपने इस चैप्टर को, इस ब्यूटीफुल चैप्टर को, और एक एक पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, क्या बताया गया है, सबसे पहला पैराग्राफ क्या कहता है कि जैसे कि आपने इस प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, प्रीवियस चैप्टर में जो आपने पढ़ा हुआ है, जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि essentially deals with the industrial scale production of biopharmaceuticals and biological using genetically modified microbes, fungi, plants and animals। कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जो भी आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है उसमें आपने क्या सीखा है। ये सीखा है कि हम किसी भी डिजायर्ड प्रोडक्ट्स को हम इंडस्ट्रियल स्केल में उसका हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री बायोफार्मास्यूटिकल से रिलेटेड हो। यस, और इस इंडस्ट्री में हम किसका यूज करते हैं, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स का यूज कर सकते हैं। और ये जो जीएमओ हैं ये फंगी भी हो सकते हैं, ये प्लांट्स भी हो सकते हैं, और ये एनिमल्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, जो एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, इसमें हम इंक्लूड करते हैं मेडिसिन को, थेरेपेटिक्स को, डायग्नोस्टिक्स को, कैसे डायग्नोज करना है, और जो जीएमओ होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, प्रोसेस्ड फूड, बायोरेमेडिकेशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन, इन सभी में अगर हम बात करें बच्चों तो बायोटेक्नोलॉजी के यही सारे एप्लीकेशंस हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम लोग कहां कहां करेंगे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया मेडिसिन के केस में, डायग्नोस्टिक के रेफरेंस में, जीएमओ क्रॉप्स एग्रीकल्चर में जो हम यूज कर रहे हैं, अगर हम प्रोसेस फूड बना रहे हैं, बायोरेमेडिकेशन हम कर रहे हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, इन सारे फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का खूब अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और बहुत ज्यादा हम बेनिफिटेड भी हो जाते हैं यहां से। अगर हम बात करें तो जो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड है, आज भी इसमें जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीजें हैं, जो क्रिटिकल रिसर्च का एरिया क्या है, इसके बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है। यहां पर ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जरा इन पॉइंट्स को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये पॉइंट्स क्या कहते हैं, अगर हम बात करें बच्चों तो ये पॉइंट्स कहते हैं कि पहला जो चैलेंजेस है वो क्या चैलेंजेस है कि हम सबसे बेस्ट कैटालिटिक या बेस्ट कैटालिस्ट हम प्रोवाइड करा पाए। अगर हम बेस्ट कैटालिस्ट प्रोवाइड कराएंगे किसके फॉर्म में, इंप्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हमने इंप्रूव किया है, यस, यूजली जैसे माइक्रोब्स है या प्योर एंजाइम है, अगर हम सबसे बेस्ट कैटालिस्ट अगर हम प्रोवाइड करा पाए बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में, तो बच्चों जो रिजल्ट है वो हमें बेस्ट आएगा।
क्योंकि कैटालिस्ट एक ऐसा फैक्टर है कि जितना अच्छा कैटालिस्ट, जितना प्योर कैटालिस्ट देंगे, जितना प्योर एंजाइम देंगे, उससे प्रोसेस जो होगी और उससे जो फाइनल रिजल्ट्स मिलेगा वो बहुत बेहतर होगा, वो प्रोडक्ट बहुत बेहतर होगा। सेकंड चैलेंजेस क्या है? सेकंड चैलेंजेस है कि वो जो हमने कैटालिस्ट दिया है उस कैटालिस्ट सबसे अच्छी तरीके से हम उसका यूज कर पाए, उसके लिए हमें ऑप्टिमल कंडीशंस को भी क्रिएट करना आना चाहिए। ऑप्टिमल कंडीशंस क्या है? जैसे अगर कोई एंजाइम है तो आपको पता है पर्टिकुलर एंजाइम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बेस्ट काम करता है, किसी पर्टिकुलर पीएच पर बेस्ट काम करता है। यस, पर्टिकुलर अगर वो रॉ मटेरियल्स दिए जाए तो उस पर बेस्ट काम करता है। तो बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में यह भी खोजा जाना अभी बाकी है कि पर्टिकुलर कैटालिस्ट के लिए बेस्ट ऑप्टिमल कंडीशंस क्या है। जितनी बेस्ट ऑप्टिमल कंडीशन हम प्रोवाइड करते जाएंगे उतना ही बेस्ट रिजल्ट्स हमको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है, अगर आप डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग की बात करें, जो टेक्नोलॉजी है जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी करी है, तो यहां पर आपको पता है प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन दो पॉइंट आते थे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के। तो अगर हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग की बात करें और प्यूरिफाई द प्रोटीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर प्रॉपर तरीके से हमें प्योर फॉर्म में चाहिए तो हमें प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन प्रोसेस को भी बहुत बेस्ट बनाना होगा, जिससे जो फाइनल जो प्रोडक्ट्स है, जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट है, वो हमको प्योर अवस्था में मिल पाए। क्लियर है? तो ये कुछ चैलेंजेस है बायोटेक्नोलॉजी में जो आज की डेट में हम फेस भी कर रहे हैं और लगातार हम इंप्रूव कर रहे हैं कि यस हम बेस्ट कैटालिस्ट दे पाए, हम बेस्ट ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड कर पाए। और थर्ड जो हमारी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है, यस, जिसमें प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन शामिल है, उसको और अच्छा हम कर पाए, जिससे डिजायर्ड प्रोडक्ट को और अच्छा और प्योर फॉर्म में हम गेन कर पाए। अब अगर हम बात करें, लेट अस नाउ लर्न हाउ ह्यूमन बीइंग्स हैव यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब हमें यह सीखना है कि इस बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम ह्यूमन लाइफ को किस तरीके से इंप्रूव और बेहतर कर सकते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें वो कौन से फील्ड है, फूड प्रोडक्शन की फील्ड में और हेल्थ के फील्ड में। क्योंकि आज जानते हैं जो वैक्सीन बन रही हैं, जैसे अभी कोरोना वैक्सीन बन रही है, तो कोरोना वैक्सीन के बनाने के पीछे बच्चों जो टेक्नोलॉजी यूज की गई वो बायोटेक्नोलॉजी है। यस, तो यहां पर अगर हम बात करें कि किस तरीके से ह्यूमन लाइफ को हम बेहतर बना पाए, क्वालिटी को इंप्रूव कर पाए इन रेफरेंस ऑफ फूड, क्योंकि आप जानते हैं आज की डेट में जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड का प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा है, तो फूड को प्रोडक्शन को हम बढ़ा पाए और हेल्थ को हम इंप्रूव कर पाए। बहुत सारी जो डिसीज है उससे रिलेटेड हम प्रॉपर मेडिसिन बना पाए, प्रॉपर हम वैक्सीन बना पाए, जिससे हम ह्यूमन लाइफ को ज्यादा से ज्यादा हेल्दी और प्रॉस्परस कर पाए। इसी के बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। तो अब जो नेक्स्ट हमें बात करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर में 4 चीजें हमें स्टडी करनी थी। यस, वो 4 चीजें हमें क्या स्टडी करनी थी बच्चों? फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। ये 4 चीजें स्टडी करनी थी और जो अभी हमें स्टार्टिंग करनी है वो स्टार्टिंग करनी है कि ये जो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस हमने सीखे हैं प्रीवियस चैप्टर में, उसका एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमें कैसे यूज करना है। तो चलिए बच्चों, अब वही हेडिंग्स पर हम आते हैं प्रॉपर और चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है बच्चों, वो क्या कहता है? लेट अस टेक ए लुक एट 3 ऑप्शन। हमारे पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। अगर हमें फूड के प्रोडक्शंस को बढ़ाना है तो अभी फिलहाल 3 ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें से 2 ऑप्शन ट्रेडिशनल है, पहले से हम यूज कर पा रहे हैं, कुछ हमने उसमें मॉडिफिकेशन किया सेकंड ऑप्शन में, और जो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा वो प्योर बायोटेक्नोलॉजी पे आधारित होगा। तो पहला जो ऑप्शन है कि फूड प्रोडक्शन को हम कैसे इंक्रीज करें बच्चों, तो फूड प्रोडक्शन का पहला जो ऑप्शन वो कहता है कि अगर हम ऐसी एग्रीकल्चर करें, ऐसी खेती करें जिसमें हम एग्रो केमिकल्स का यूज करें, जैसे हमने हरित क्रांति जब हमारे देश में स्टार्ट हुई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, उस समय हम लोग ने एग्रो केमिकल्स का यूज किया था, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करी थी। यस,
अच्छे सीड का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से हमने फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज किया था। तो पहला रास्ता यह है कि आप एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करें, ऐसी खेती करें जिसमें आपको केमिकल्स का यूज करना हो, पेस्टिसाइड्स का यूज करना हो, आपको फर्टिलाइजर्स का यूज करना हो। तो ये सब क्या है? केमिकल्स हैं। बाकी दो ऑप्शंस क्या है, जरा उसको हम लोग समझ लेते हैं बच्चों। बाकी जो दो ऑप्शंस आपकी एनसीईआरटी कहती है, दूसरा जो ऑप्शन है कि आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करें, जिसमें जैसे आपने रमेश डांगर के रेफरेंस में पढ़ा हुआ है। रमेश डांगर ने जो हरियाणा के थे प्रॉपर, वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ही करते थे और प्रॉपर रिसाइकिल वे में जितने उसके बेस प्रोडक्ट थे वो किसी ना किसी के लिए यूज आ जा रहे थे। तो सेकंड ऑप्शन क्या है कि फूड प्रोडक्शन में कि हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करें। यस, लेकिन आपको पता है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में उतना अच्छा यील्ड आपको नहीं मिल पाता है। और जो तीसरा ऑप्शन है बच्चों, वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, अर्थात हम ऐसी खेती करें जिसमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप हो, ऐसी क्रॉप हो जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को हम यूज करें जिसमें हमें पेस्टिसाइड ना यूज करना हो, हमें फर्टिलाइजर्स ना यूज करना हो। ऐसी क्रॉप का यूज करें जिसमें ऐसी क्रॉप हो जो जमीन से ज्यादा मिनरल्स ना ले, सॉइल की फर्टिलिटी को भी बरकरार रखें। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है बच्चों, यही तीसरा ऑप्शन आपका बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। बाकी के दो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और एग्रोकेमिकल जो प्रैक्टिसेस थे वो तो शुरू से चले आ रहे हैं, लेकिन हम उसमें अभी भी फूड की डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। तो हमें कहीं ना कहीं कहां पर जाना होगा? जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर को करना होगा। चलिए बच्चों, ये जो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट के रेफरेंस में कुछ चीजें आपके एनसीईआरटी में दी गई है, उनको हम लाइन टू लाइन क्लियर करते हैं। क्या ये स्क्रीन आपको प्रॉपर दिख रही है? ओके, यस। चलिए, सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि अगर ग्रीन रिवॉल्यूशंस के सक्सेस की बात करें कि भाई हमें हरित क्रांति में सक्सेस तो मिली। क्या सक्सेस मिली भाई? पहले जितना फूड प्रोडक्शन होता था, ग्रीन रिवॉल्यूशन को जब हम लेके आए, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हमने किया, तो हमने फूड प्रोडक्शन को लगभग 3 गुना बढ़ा लिया, ट्रिपलिंग हमने कर लिया। क्या कह रहा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, बट येट, लेकिन अभी भी ये जो हमने 3 गुना फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया, अभी भी ये पर्याप्त नहीं है जिस हिसाब से ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शंस को बढ़ा रहे हैं, यस, आपको ये पता होना चाहिए, जैसे हमने प्रोडक्शंस को बढ़ाया, जो भले ही हमने 3 गुना किया हो, लेकिन अगर आप पॉपुलेशंस के रेफरेंस में आप बात करेंगे बच्चों, तो ये पार्शियली ही इंक्रीज है, आंशिक रूप से ही हम इसको बढ़ा हुआ मानेंगे। यस, लेकिन अगर हम बात करें, अगर हमने इसको 3 गुना कैसे बढ़ा पाए हरित क्रांति में, तो हमने वहां पर क्या यूज किया था? हमने इंप्रूव क्रॉप वैरायटीज का यूज किया था, ऐसी क्रॉप वैरायटीज का यूज किया था जिनका यील्ड बहुत ज्यादा था। हमने उसको ऐसी वैरायटीज को चूज किया जिससे वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन दे पाए। यस, सेकंड, लेकिन अगर हम बात करें मुख्यतः कि ये जो हम इतना ज्यादा प्रोडक्शन ले पाए, 3 गुना ले पाए रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन में, उसके पीछे एक मेन रीजन था कि हम बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का यूज किया। हमने यहां पर एग्रोकेमिकल्स का यूज किया। एग्रोकेमिकल्स का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में एनपीके होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। यस, और पेस्टिसाइड्स का यूज किया। लेकिन आप जानते हैं बच्चों कि फार्मर के लिए, किसानों के लिए जो डेवलपिंग वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड का मतलब होते हैं ऐसे डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देशों में, जैसे हमारा इंडिया का नाम आता है, चाइना का नाम आता है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, सब क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्री के फार्मर के, किसानों के रेफरेंस में बात करें, तो आपको यह समझना होगा कि ये जो एग्रोकेमिकल्स का यूज हम ग्रीन रिवॉल्यूशन में कर रहे थे, आज की डेट में बहुत ज्यादा इनके लिए एक्सपेंसिव है। यस, अब अगर हमने खेती की कॉस्ट को बढ़ा दिया तो उनको क्या प्रॉफिट मिलेगा? तो अगर हम बात करें, अगर हमें पुनः अगर इसकी यील्ड को इंक्रीज करना है, यस, तो जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज हैं आर नॉट पॉसिबल, एग्जिस्टिंग वैरायटी से संभव नहीं है, या कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड से वो संभव नहीं है जिससे हम नई वैरायटीज बनाए कि हम उतनी फूड सप्लाई कर पाए जितनी पॉपुलेशन की डिमांड है। तो फिर हमारे पास ऑप्शंस क्या है? फिर हमारे पास ऑप्शन है कि भाई हम जीएमओ क्रॉप का यूज करें। इज देयर, क्या कोई ऐसा अल्टरनेटिव पाथ है जिससे हम ये समझ पाए कि जेनेटिक्स कैन शो दैट फार्मर में ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड, कि किसान
वो कौन सी टेक्निक है जिससे किसान अपने उत्पादन को बढ़ा पाए, अपनी लागत को कम कर पाए, तभी तो उन्हें प्रॉफिट होगा बच्चों। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, इज देयर ए वे, तो वहां पर क्या एक रास्ता है जिससे हम फर्टिलाइजर का और केमिकल्स का यूज मिनिमाइज कर पाए, कम कर पाए, और उनका जो हार्मफुल इफेक्ट होता है कहां पे, इन्वायरमेंट्स में, उसको हम कम कर पाए। तो अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज करेंगे तो यस, ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन बन सकता है। किसके रेफरेंस में, कई पॉइंट्स के रेफरेंस में। पहला, हम सॉइल की फर्टिलिटी को कम होने से बचा लेंगे, क्योंकि जो पहले की बच्चों क्रॉप थी वो ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स को ऑब्टेन कर रही थी, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही थी। दूसरा, वो पेस्ट रेजिस्टेंस नहीं थी, जिससे कोई भी जो इंसेक्ट आते थे फसलों पर जब आक्रमण करते थे तो उनको डिस्ट्रॉय कर देते थे। यस, पेस्ट रेजिस्टेंस नहीं थी। टॉलरेंस की कैपेबिलिटी नहीं थी, जो एबायोटिक फैक्टर्स के रेफरेंस में, चाहे हम पानी की बात करें या सूखे की बात करें। तो इसका जो बेस्ट पॉसिबल जो ऑप्शन है वो है, अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज करें तो यस, ये सॉल्यूशन दे सकता है और फार्मर को अच्छा यील्ड दे देगा कम लागत पे। तो वही चीजें तो हमें देखनी है, वही तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज है। चलिए थोड़ा सा पैराग्राफ को बच्चों ऊपर करते हैं और पॉइंट्स को और हम लोग क्लियर करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है बच्चों, कहता है कि बात अगर हम करें प्लांट्स की, बैक्टीरिया की, फंगी की, एनिमल्स की, जो जिसके जीन्स हैं, अगर हम बात करें कहता है जैसे प्लांट है, बैक्टीरिया है, फंगी है, एनिमल्स हैं, जिसके जीन्स को हम अल्टर्ड कर सकते हैं, किसके द्वारा, या मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे फंगी, ऐसे एनिमल्स जिसके हम जीन को अल्टर कर देते हैं, उनकी केमिस्ट्री को चेंज कर देते हैं, हम उनके जीनोटाइप को चेंज कर देते हैं, जिससे हमें फिनोटाइप भी चेंज मिलता है अपनी डिजायर्ड चॉइस के अनुसार। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बच्चों बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, फंगी भी हो सकता है, ऐसे एनिमल जिसकी हमने जीनोम्स की केमिस्ट्री को चेंज किया हुआ है अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स को हम बच्चों बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। यस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जीएम, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, वो बहुत वे में यूजफुल होते हैं। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, आप देखिए उसमें कितनी अच्छी प्रॉपर्टीज आ जाती है। अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज करेंगे तो उसमें प्रॉपर्टी एक नॉर्मल क्रॉप से बहुत अच्छी मिलेगी। जैसे अगर हम बात करें कि अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को हम बनाते हैं तो ये ऐसी फसलें होती हैं जो एबायोटिक जो स्ट्रेसेस हैं उसके प्रति इनके अंदर सहने की क्षमता होती है, टॉलरेंस इसका बढ़ जाता है। चाहे वो एबायोटिक फैक्टर कोल्ड के रेफरेंस की बात हो, सूखे की बात हो, साल्ट के रेफरेंस की बात हो, या टेम्परेचर या हीट की बात हो, इन सभी के लिए अच्छी तरह से टॉलरेट हो जाती हैं फसलें। सेकेंड, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें हैं वो कम कर देती है निर्भरता। रिलायंस का मतलब होता है निर्भरता। जो हमारी निर्भरता है वो केमिकल पेस्टिसाइड्स पर कम हो जाती है। भाई अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऐसी क्रॉप का यूज करेंगे जैसे बीटी कॉटन है, तो बीटी कॉटन क्या है, पर्टिकुलर इंसेक्ट्स के लिए उसके अंदर टॉक्सिन होता है और जैसे ही वो इंसेक्ट उसको खाता है उसकी डेथ हो जाती है, तो वो अपने आप को बचा लेता है। तो फाइनली हमें पेस्टिसाइड्स का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा, केमिकल पेस्टिसाइड्स नहीं डालने होंगे, तो हमारी जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या करता है, जो फसल काटने के बाद जो लॉसेस होते हैं उससे भी हम बच सकते हैं। चौथा क्या 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 कह रहा है कि अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज करेंगे तो जो मिनरल्स हैं सॉइल के अंदर उनका यूज भी वो प्रॉपर तरीके से करेंगे, उतना ही मिनरल्स लेंगे जितना उनको आवश्यकता होगी। इससे क्या होगी कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है बच्चों वो बनी रहेगी, अर्थात जो एग्जॉस्टन है किसका, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल का, वो बच जाएगा। बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स होती हैं ज्यादा से ज्यादा साल्ट्स को वो सॉइल से ले लेती हैं। यस, तो
तो इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर हम ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज करें जो कम से कम मिनरल्स को ऑब्टेन करेगी, तो सॉइल की फर्टिलिटी हमारी क्या रहेगी, बरकरार रहेगी। हमको बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। यस, नेक्स्ट पॉइंट की बात क्या रहा है। और अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज करते हैं तो जो पर्टिकुलर सीरियल्स हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल के रूप में आपको पता है कि हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके आपने गोल्डन राइस बनाया है, जिसमें विटामिन ए का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। विटामिन ए इसमें काफी होता है। सेकेंड, अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें इनके यूजेस का, तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उसमें ऐसे जेनेटिकल मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उसका टेलर मेड प्लांट्स भी हम बना सकते हैं। टेलर मेड का मतलब होता है बहुउद्देशीय, मतलब एक ऐसा प्लांट जिससे कई चीजें हम ऑब्टेन कर सकते हैं, इंडस्ट्री के लिए भी कर सकते हैं, अपनी चीजें भी हम उससे ले सकते हैं, इसको बोलते हैं हम टेलर मेड प्लांट्स। तो इससे हम अल्टरनेटिव रिसोर्सेज भी इससे गेन कर सकते हैं, चाहे बात इंडस्ट्री को हो या हम स्टार्च के रूप में इससे कुछ लेना चाहें, फ्यूल्स के रूप में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। चलिए थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाते हैं बच्चों, पैराग्राफ को और पॉइंट्स को समझते हैं। अगर हम बात करें तो कुछ एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी के, अगर एग्रीकल्चर के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो हम क्या पाते हैं, क्या कह रहा है, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, यस आ जाते हैं अपनी जगह यहां पर। यस, सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यस, कहता है कि कुछ जो एप्लीकेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी के, एग्रीकल्चर के रेफरेंस में बात करें तो आप पाएंगे, अगर डिटेल से आप स्टडी करेंगे, कि जो प्रोडक्शन है किसका, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स का, which could decrease the amount of pesticides। अगर हम ऐसी क्रॉप्स का यूज करेंगे जो पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप हैं, तो हमारी जो निर्भरता है पेस्टिसाइड्स पे वो कम हो जाएगी। और क्या कह रहा है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे अगर हम बात करें बीटी टॉक्सिन की, तो बीटी टॉक्सिन्स क्या है, ये प्रोड्यूस, टॉक्सिन का मतलब होता है जहर, यस, और बीटी वर्ड आया है उस बैक्टीरिया से जहां से ये बीटी टॉक्सिन जीन को निकाला गया है। तो बीटी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है बैसिलस और टी का मतलब होता है थ्रिंजेंसिस। तो बीटी टॉक्सिन जो प्रोड्यूस होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस थ्रिंजेंसिस, यस, इसको हम बीटी साइड बोलते हैं। ये जो इसका जो बीटी टॉक्सिन जीन होता है इस बैक्टीरिया के अंदर, ये जब हम इसको क्लोन कराते हैं, यस, कहां पर क्लोन कराएंगे, जब हम वेक्टर के साथ इस जीन को जोड़ देंगे और पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे, वहां पर इसकी क्लोनिंग कराएंगे, तो क्या होगा बच्चों, तो एंड बीन और जब हम इसको एक्सप्रेस कराएंगे ऐसी जीन को, फिर हम प्लांट सेल के अंदर अगर हमने डाल दिया, तो प्लांट सेल्स के अंदर ये भी एबिलिटी आ जाएगी कि वो भी बीटी टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करेगा। तो इससे फायदा क्या होगा, अगर हम बात करें तो इससे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर प्लांट, जो कॉटन का प्लांट है, उस पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा, उस पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा, जिससे वो पेस्ट उस कॉटन को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यस, अर्थात उस इंसेक्ट के लिए वो प्लांट रेजिस्टेंस हो जाएगा और हमें वहां पर कोई भी इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं है। इन इफेक्ट क्रिएटेड ए बायोपेस्टिसाइड, इसको हम बायोपेस्टिसाइड भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आज हमने बीटी कॉटन बना लिया है, हमने बीटी कॉर्न बना लिया है, हमने राइस बना लिया है, टोमेटो बना लिया है, पोटैटो बना लिया है और कई सोयाबीन बना लिया है। ये सारी फसलें आज हमने बना ली हैं जो आज पेस्ट रेजिस्टेंस है, और इन फसलों में किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना जरूरी नहीं है। इसके अंदर हमने वो जीन डाल दिया है कि अगर वो पर्टिकुलर पेस्ट आएगा तो जैसे इसको खाएगा उसकी डेथ हो जाएगी। क्लियर है, तो हमने पेस्टिसाइड्स की यूज को कम कर लिया। इसको समझाया गया है, बीटी कॉटन का एक एग्जांपल बच्चों दिया गया है और इसको यहां पर यह समझाया गया है इस पैराग्राफ में कि बीटी कॉटन में जो कॉटन का प्लांट है उसके अंदर जब हमने जीन डाल दिया तो ये जीन किस तरीके से उस पर्टिकुलर प्लांट को प्रोटेक्ट करता है उस इंसेक्टिसाइड्स के लिए, उस पेस्ट के लिए जो उसको पहले हानि पहुंचाता था। इसको अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में समझते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में समझते हैं। चलिए यहां पर क्या बताया गया है, अगर हम बात करें बीटी कॉटन की बच्चों, अगर हम बात करें बीटी कॉटन की,
तो क्या कह रहा है कि कुछ स्ट्रेन, सारे नहीं, कुछ स्ट्रेन बैसिलस थ्रूजेंसिस के एक ऐसी प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं जो कि कुछ निश्चित इंसेक्ट को किल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या कह रहा है? बैसिलस थ्रूजेंसिस एक ऐसी बैक्टीरिया है जो एक ऐसी प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है जो कुछ सर्टेन इंसेक्ट को मार देते हैं। क्लियर है? क्या कह रहा है? जैसे इसका एग्जांपल दिया गया है लेपिडोप्टेरेंस। अब लेपिडोप्टेरेंस क्या है बच्चों? इंसेक्टिसाइड्स के ये ऑर्डर्स हैं, लेपिडोप्टेरेंस हैं, यस, और फिर बात हम करेंगे कोलियोप्टेरेंस हैं, डिप्टेरेंस हैं, ये सब क्या है? जो क्लास इंसेक्टा है उसके ये ऑर्डर है। तो जैसे अगर हम बात करें, जैसे लेपिडोप्टेरेंस हैं, इसमें टोबैको बर्ड वर्म्स आते हैं, आपके आर्मी वर्म्स आते हैं, कोलियोप्टेरेंस में बीटल्स आते हैं, डिप्टेरेंस में फ्लाइज आती हैं, मॉस्किटोज आते हैं। तो ये जो इंसेक्ट है, अगर इसके पर्टिकुलर के जीन को निकालकर हम पर्टिकुलर प्लांट के सेल में डाल दें तो वो प्लांट इन इंसेक्ट के लिए क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंट हो जाएगा। और जैसे ही ये इंसेक्ट उस पर अटैक करेंगे और जैसे ही उसको खाएंगे उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटीन वाला जो जीन है, क्योंकि हमने प्लांट सेल के अंदर डाल दिया है, तो जैसे इसको खाएंगे तो ये प्रोटीन उनके जैसे मिडगट में पहुंचेगी, वहां का जो एपिथेलियल सेल है उसमें पोर हो जाएंगे, स्वेलिंग आ जाएगी और पर्टिकुलर इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। देखो इसको क्या कह रहा है? जैसे जो ये आपका बैसिलस थ्रूजेंसिस जो है बच्चों है, ये प्रोटीन के क्रिस्टल्स बनाते हैं एक अपनी ग्रोथ के पर्टिकुलर फेज में। ये क्रिस्टल में कंटेन होते हैं टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होती है। अब ये सवाल पूछती है एनसीईआरटी कि अगर ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है तो जब चूंकि ये टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है तो भाई जो बैक्टीरिया है वो क्यों नहीं मर जाता? उसका आंसर एनसीईआरटी कहती है एक्चुअली होता क्या है कि ये जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस होती है या प्रोड्यूस हो रही थी, वास्तव में वो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में थी। जैसे आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जो इनएक्टिव होते हैं, बाद में जब उनको प्रॉपर HCl के पीएच में एक ऐसे एसिडिक पीएच में पहुंचते हैं तब वो एक्टिवेट होते हैं। जैसे प्रोपेप्सिनोजन के बारे में आप जानते हैं, जैसे जिसको मैंने आपको बताया डाइजेशन में, यस। तो उसी तरह से यहां पर जो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही है वो इनएक्टिवेट्स के फॉर्म पे है। लेकिन जब ये इंसेक्ट इसको निगल जाता है, जब ये इंसेक्ट इसको खाता है, निगल जाता है, तो ये वहां पर इनएक्टिवेट जो टॉक्सिन है वो कन्वर्ट हो जाती है एक्टिव टॉक्सिन में, यस। और क्यों ये कन्वर्ट हो जाती है? क्योंकि आप जानते हैं इंसेक्ट में जो मिडगट होता है, मिडगट का पर्टिकुलर पीएच वहां पर अल्कलाइन पीएच होता है। तो जैसे अल्कलाइन पीएच इस प्रोटीन को मिलता है जो इनएक्टिवेट फॉर्म पे है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? एक्टिवेट फॉर्म में, गट के अंदर। इससे क्या होता है कि ये क्रिस्टल जब सॉल्युबलाइज जब घुल जाएंगे तो वहां पर अल्कलाइन पीएच मिलेगा, तो जो इनएक्टिवेट टॉक्सिन है वो एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है जो मिडगट की सरफेस है जो एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई है, यहां पर क्या होगा? यहां पर प्रॉपर एपिथेलियल सेल्स हैं, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, छोटे छोटे छिद्र क्रिएट हो जाएंगे बच्चों। वहां पर पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, वहां पर स्वेलिंग आ जाएगी, सेल की लिसिस हो जाएगी और फाइनली उस इंसेक्ट की बच्चों डेथ हो जाएगी, उस पर्टिकुलर इंसेक्ट की। तो आया था तो प्लांट को खाने और दूसरा प्लांट ही उसको खा गया, प्लांट ही ने उसका हैप्पी बर्थडे कर दिया। क्लियर है? जैसे अगर हम बात करें स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स की जो कि आइसोलेटेड की जाती है बैसिलस थ्रूजेंसिस से, और हम इसको इनकॉर्पोरेटेड करा देते हैं सेवरल क्रॉप प्लांट्स के अंदर, जैसे कॉटन्स के रेफरेंस में हमने बात करी। तो एक्चुअली ये इस बात पे डिपेंड करता है कि चॉइस क्या है जीन्स की, हम कौन से जीन्स को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, वो इस बात पे डिपेंड्स करता है कि पर्टिकुलर क्रॉप कौन सी है और हमारा टारगेटेड पेस्ट कौन सा है। इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सी जीन्स को हम निकालें और उस पर्टिकुलर क्रॉप प्लांट में डाल दें और वो जीन किस पर्टिकुलर इंसेक्ट को मारेगी, इस बात पे डिपेंड करेगा। तो यहां से क्वेश्चंस पूछे भी गए। अगर हम बात करें तो मुख्यतः जो मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स जो इंसेक्ट का जो ग्रुप है वो आपको पता है स्पेसिफिक है, मैंने कई आपको ऑर्डर्स बताए जो आपने वहां पर देखे। जो टॉक्सिन होता है वो एक जीन के द्वारा कोडेड होता है
और उस जीन को बच्चों बोलते हैं क्राई जीन्स। क्या बोलते हैं? क्राई जीन्स। कहता है वहां पर नंबर ऑफ देम, वहां पर बहुत सारी जीन्स होती है। एग्जाम्पल के रूप में अगर एक प्रोटीन जो इनकोडेड होता है बाय द जीन्स क्राई 1 AC के द्वारा, और दूसरा जो प्रोटीन है क्राई 2 AB जो है वो कंट्रोल करता है कॉटन बालवर्म को। तो आप सोचो अगर एक ऐसा आप इंप्रूव कॉटन की प्लांट बनाना चाहते हैं जिसमें बालवर्म अटैक ना करे, कॉटन बालवर्म अटैक ना करे, तो हमें उस प्लांट के अंदर कौन सी जीन को इंसेक्ट कराना होगा? क्या आंसर होगा आपका? क्राई 2 AB को। यस, अगर हमें दैट ऑफ जैसे आता है क्राई 1 AB कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को, तो अगर हम कॉर्न बोरर को अगर हम चाहते हैं कि वो फसल का नुकसान ना करे, तो फिर हमें कौन सी जीन को वहां पर इंट्रोड्यूस कराना होगा? क्राई 1 AB को। बच्चों तो यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन नीट पे बन सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। देखो यहां पर एक आपका ये फिगर दिया गया है, ए और बी फिगर। एक फिगर में आपको दिखाया गया है कि यहाँ बालवर्म के द्वारा देखो ये डिस्ट्रॉयड है, यहाँ पे जो फिगर दिखाया गया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो ये कॉटन बॉल, यहाँ पर जो ए है इसमें डिस्ट्रॉयड बाय बालवर्म, यहाँ पर दिखाया गया बालवर्म ने इसको डिस्ट्रॉय किया है। और बी में यहाँ पर दिखाया गया कॉटन का ही प्लांट है, यहाँ पर एक फुली मेच्योर कॉटन बाल आपको दिख रही है। तो अगर ये आपको नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि इस तरह से नुकसान ना हो, तो पर्टिकुलर जीन को उस प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कराना होगा, मतलब उस क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाइड करना होगा। फिर क्या होगा? अगर हमने इसको मॉडिफाइड कर लिया बच्चों, तो फिर हमें पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना होगा। ये जो हमारी क्रॉप है, ये जो हमारी फसल है, पेस्ट रेजिस्टेंस बन जाएगी उस पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए जिस पर्टिकुलर जीन को हमने वहां पर इंसल्ट कराया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहां तक क्या प्रॉपर आपको दिख रहा है? जरा मैं चेक कर लूं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके चल रहा है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चीजों को और हम लोग क्लियर करते हैं। यस, अब हम बात करेंगे पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट की। चलिए जरा इसका पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हम कैसे बना सकते हैं, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी तो हमने बात करी थी इंसेक्ट रेजिस्टेंस, अब जरा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स की कुछ एग्जांपल हम देखते हैं और कुछ हम तरीके देखते हैं जिससे हम ऐसे प्लांट बना पाए जो पेस्ट रेजिस्टेंस। एग्जांपल के लिए क्या कहता है? सेवरल नेमेटोड्स, कुछ नेमेटोड्स है जैसे आप जानते हैं एस्कैरिस है। अगर हम बात करें, यस, अरे ये ऊपर आया, एक मिनट जो यहां पर आते हैं पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। चलिए यस, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स के बारे में कहा जाता है जैसे कुछ सेवरल नेमेटोड्स होते हैं, पैरासाइट्स हैं, जिसमें वाइड वैरायटी आपको देखने को मिलती है प्लांट्स में और एनिमल्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमन। आपको पता है कुछ ऐसे नेमेटोड्स होते हैं जो पैरासाइट होते हैं प्लांट में भी, एनिमल्स में भी, ह्यूमन में। ह्यूमन में आप देखिए जैसे एस्कैरिस की बात हम करते हैं, एस्कैरियासिस डिसीज आती है वहां पर। तो ये जो एक नेमेटोड है जिसका नाम है बच्चों मिलोडिगाइनी, इसको बोलते हैं मिलोडिगाइनी इनकॉग्निटा, ये इन्फेक्ट करता है टोबैको प्लांट्स के रूट्स को। किसको करता है? टोबैको प्लांट्स के रूट को। अब सोचो अगर टोबैको प्लांट्स के रूट्स को इफेक्ट करेगा तो जो टोबैको की फसल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी एंड काजेस ए ग्रेट रिडक्शन इन इट, जिससे जो टोबैको का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। एक नोवेल स्ट्रेटजी को यहां पर अपनाया गया जिससे इसके इन्फेक्शन को रोका जा सके, और ये जो नोवेल स्ट्रेटजी थी वो इस बात पर बेस थी, वो बेस क्या था? वो था प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस, जिसको हम शॉर्ट में आरएनए-आई भी बोलते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि मैसेंजर आरएनए को हम रोक देंगे, क्योंकि आप जानते हैं मैसेंजर आरएनए कहां बनता है? डीएनए मैसेंजर आरएनए को बनाता है और मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आता है, और जो इनकोडिंग लेके आता है पर्टिकुलर प्रोटीन की, वो प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनती है, आपको पता है। लेकिन अगर मैसेंजर आरएनए जैसे ही डीएनए से मैसेंजर आरएनए बने, उस मैसेंजर आरएनए जो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड वहां पर लगा दें, उसको डबल स्ट्रैंडेड कर दें, तो मैसेंजर आरएनए का अपना एक्सप्रेशन आ ही नहीं पाएगा।
और जब मैसेंजर आरएनए इनएक्टिवेट हो जाएगा तो वो कोई बचेगा ही नहीं कि इंफॉर्मेशन लेके जाए कि कौन सी प्रोटीन बननी है। तो इस टेक्निक का हम यूज यहां पर करते हैं, इसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें तो टेक्स प्लेस इन, ये आपको पता है ये इंटरफेरेंस बहुत सारे जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर ये मैकेनिज्म देखने को मिलती है, और इस मेथड को हम बोलते हैं सेलुलर डिफेंस। क्लियर है? ये जो मेथड है बच्चों, इसमें हम साइलेंसिंग कर देते हैं स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए को, मतलब जो मैसेंजर आरएनए उसको शांत कर देते हैं। कहते हैं भैया आप लेके अपनी इंफॉर्मेशन मत जाओ, तुम सिंगल स्टैंडर्ड हो, हम तुमको डबल स्टैंडर्ड कर देंगे, अब तुम इनएक्टिवेट हो जाओगे, मतलब साइलेंस हो जाओगे, शांत हो जाओगे। ड्यू टू ए कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए हम इसको बना देते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से हम इसको डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि बाइंड कर देता है और प्रिवेंट कर देता है ट्रांसलेशन ऑफ द मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए का अगर ट्रांसलेशन ही बच्चों नहीं होगा तो पर्टिकुलर वो प्रोटीन बनेगी ही नहीं जो पैथोजन चाहता है, जो निमेटोड चाहता है। यहां पर क्या कहता है कि जो सोर्स होता है इस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का, ये सोर्स कहां से आएगा? कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन। ये कहां से आएगा? इन्फेक्शन से हो सकता है। किसके इन्फेक्शन के द्वारा? अगर कोई वायरस इसको इन्फेक्टेड कर दे जिसमें आरएनए जीनोम्स हो, या मोबाइल जेनेटिक का एलिमेंट्स का अगर हम यूज करें तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हम वहां से ले सकते हैं। तो कहां से ले सकते हैं? या तो ये वायरस के द्वारा आ जाए, ऐसा वायरस जिसमें ऐसा आरएनए जीनोम हो, या ऐसा मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स हो जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाए जो मैसेंजर आरएनए बना है। और जैसी कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा तो एक मैसेंजर आरएनए जैसी कॉम्प्लीमेंट्री आएगा तो ये डबल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए हो जाएगा, और मैसेंजर आरएनए जो ट्रांसलेशन कराना चाहता है वो नहीं होगा। तो यहां पर आप देखें, यहां पर हम क्या यूज करते हैं? हम इसमें यूजिंग करते हैं एग्रोबैक्टीरियम को वेक्टर्स के रूप में। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसेंस के बारे में हमने बात करी है, तो यहां पर एग्रोबैक्टीरियम को हम यहां वेक्टर्स के रूप में यूज करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम क्या है? बैक्टीरिया है, तो वहां पर हम एग्रोबैक्टीरियम को जो प्लाज्मिड है उसको वेक्टर की तरह हम यूज करते हैं। ये जो नीमेटोड स्पेसिफिक जीन्स होती है जो इंट्रोड्यूस करा दी जाती है फाइनली कहां पर? होस्ट प्लांट में। यस, और ये जो इंट्रोडक्शन होता है डीएनए का, वह सच ये प्रोड्यूस करता है बोथ सेंस और एंटी सेंस आरएनए। अब ये जो डीएनए है बच्चों वो सेंस मैसेंजर आरएनए और एंटी सेंस मैसेंजर आरएनए दोनों को प्रोड्यूस करेगा, और दोनों चूंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो मैसेंजर आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड की जगह डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा, और मैसेंजर आरएनए की साइलेंसिंग हो जाएगी और प्रॉपर वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा यस होस्ट सेल के अंदर। तो ये जो दो आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं प्रत्येक एक दूसरे के, और फॉर्म क्या बना लेते हैं? डबल स्टैंडर्ड आरएनए, जो कि इनिशिएटेड कर देता है आरएनए साइलेंसिंग को, और थस वो पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए है जब डबल स्टैंडर्ड में चेंज हो गया तो अब ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी नहीं, और पर्टिकुलर वो प्लांट जो सेल है वो निमेटोड के इन्फेक्शन से बच जाएगी। क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पॉइंट को समझते हैं। क्या कह रहा? ऑफ द निमेटोड द कॉन्सिक्वेंस वाज दैट द पैरासिटिक कुड नॉट सर्वाइव इन ए ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आरएनए। अब वहां पर जो आपका जो पैथोजन है वो प्रॉपर वहां सर्वाइव ही नहीं करेगा। द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट। इस तरह से फाइनली आपने समझा कि जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होंगे बच्चों, जो उनको किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ क्या हो जाएंगे? अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे पर्टिकुलर पैरासाइट से। देखा टोबैको प्लांट ने किस तरीके से अपने आप को क्या कर लिया? प्रोटेक्ट कर लिया। तो यहां पर हम लोग ने मैसेंजर आरएनए साइलेंसिंग जो मेथड है उसको यहां पर अपनाया। यहां पर दिखाया गया बच्चों, अगर इसको आप देखें तो यहां पर प्रॉपर ये फिगर दिखाया गया है। यहां पर क्या है? देखो, होस्ट पॉइंट जनरेटेड डबल स्टैंडर्ड आरएनए ट्रिगर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट निमेटोड इन्फेस्टेशन। रूट्स यहाँ पे टिपिकल कंट्रोल प्लांट, देखो रूट यहाँ पे टिपिकल कंट्रोल प्लांट दिखाया गया, और यहाँ पर यह ट्रांसजेनिक प्लांट दिखाया गया बच्चों जो अपने आप को बचा पा रहा है। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स रूट्स 5 days आफ्टर डेलिबरेट इन्फेक्शन ऑफ निमेटोड बट प्रोटेक्टेड थ्रू नोवेल मैकेनिज्म। तो इस तरीके से अपने आप को ये प्लांट जो है निमेटोड के इन्फेक्शन से बचा पा रहा है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन, कि इस बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस है उसका मेडिसिन में किस तरह से यूज है। तो बच्चों इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये सेशन आपको कैसा लगा? लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।